जय हिंद साथियों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वाट एवर यू कनेक्टेड विथ। आइए, जो अंतिम टॉपिक आपका बचा हुआ था उसको ख़त्म करते हैं। मैंने कल के अपडेट में आपको 3 लेक्चर दिए थे, देना भी है क्योंकि जैसे समय मिल रहा है हम कोशिश कर रहे हैं मल्टीपल क्लासेज लें। आकलन, अधिगम, मापन, मूल्यांकन और आकलन, इनसे जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं हमने आपको सारा डिस्कस करा दिया है। पहला क्लास कल सुबह और नाइट में 2 क्लासेस आपको मिली थी। तो सीन ये है कि ये अपने आप में 5-6 नंबर से ऊपर का आपके सिलेबस में आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा मापन एवं मूल्यांकन, आकलन उसके अंदर आता है। तो ये अपने आप में 5-6 नंबर के क्लासेस को ये अटेंड करते, क्या बोलते हैं कि नंबर का ये 150 में से रखता है। तो सोचिए 150 में से 5-6 नंबर यहाँ से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ पेडागोजी की बात करें, साइकोलॉजी वाले में दिया रहता है। आप देखोगे तो बाकी के 5 सब्जेक्ट में और जूनियर लेवल में भी ये ऑप्शन में मापन, मूल्यांकन, आकलन ये चीज़ें घूमती रहती हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं बना तो ऑप्शन में आप ध्यान दिए होंगे कि पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, चेक लिस्ट, रेटिंग लिस्ट, ये सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, ये टेक्निक्स घूमते रहते हैं। तो इन चीज़ों को आप जान जाओगे तो 6 नंबर के बाद की वाली क्लास है कि 5-6 नंबर सिलेबस में तो है ही जो हमने आपको पढ़ा दिया। अब ये उसके बाद का बात है कि 4 नंबर, 5 नंबर इधर उधर आपके हर ऑप्शन में ये घूमते फिरते मिलेंगे, हम इसको भी टैकल करेंगे। तो ये आपका उसका लास्ट क्लास है, तो इसको ख़त्म करते हैं। इसको ख़त्म करना ज़रूरी था क्योंकि हम सोच रहे थे कोई नया लेक्चर फिर सोचे नहीं, जो टॉपिक शुरू किए उसको ख़त्म कर दें। तो ये आपको अब पेपर इससे ज़्यादा टफ नहीं बना सकता आपके लेवल पे। जो इजी लेवल था, मीडियम लेवल था, टफ लेवल था, और ये भी बहुत टफ नहीं है, बस इसको समझने का खेल है। थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल देता है और उसका आंसर बदल जाता है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसके लेकर के। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का चल रहा था कॉन्सेप्ट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर क्लियरिटी में कोई इशू हो रहा हो आपको तो 1-2 दिन में वो भी समाप्त हो जाएगी। पहले प्रयास करिएगा कि 480p पे उसको देख लीजिएगा, और जो ये क्लास को रिवीजन कर रहे हैं वो क्लास को 1.5 पे करके स्पीड बढ़ा के देख लेना। हम थोड़ा आराम से बोलते हैं ताकि सबको समझ में आए, ठीक। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, एक हल्का सा ओवरव्यू कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कि जो इसका बचा हुआ चीज़ था उसको पढ़ने वाले हैं। रिवीजन हल्का सा हमने बताया था, सतत का मतलब कंटिन्यू चलता है, सतत कंटिन्यू चलता है। तो कंटिन्यू क्या चलता है? कंटिन्यू अधिगम लगातार चलता है। अधिगम एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, अधिगम में आप पढ़ोगे। आकलन, आकलन लगातार होता रहता है। आकलन कैसे कैसे करते हैं, आज उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि आकलन कैसे करते हैं। हमने आपको बताया था कि आकलन 2 प्रकार का होता है, एक रचनात्मक होता है, एक योगात्मक होता है। ध्यान दीजिएगा, एक ये रचनात्मक होता है, एक योगात्मक होता है। रचनात्मक में हमने आपको सारी चीज़ें बताई थी, योगात्मक में फिर रिपीट नहीं करेंगे। कल वाला आप लोग पिछला 3 लेक्चर देख कर आना, तभी ये समझ में आएगा, ठीक। तो ये आपका समझ में आ गया। सतत वाले इसको मिटाएं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपको बस एक रिवीजन के लिए इसको लिख दिए थे, कहोगे सर एक ही में सब कर दिए हैं, तो ख़त्म करते हैं यहाँ से। चलिए, बचा क्या, देखिए सतत हो गया, वहीं से मिट गया। व्यापक मूल्यांकन की अब सिर्फ बात होगी। किसकी बात होगी? व्यापक मूल्यांकन की, ठीक। चलिए, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए सारी चीज़ें लिख दिए थे और बाद में मिटा दिए। देखिए व्यापक मूल्यांकन, तो व्यापक में भी हमने कल आपको बताया था एक शैक्षिक और एक सहशैक्षिक। आज ये चीज़ें और मज़ा आएगी, क्यों? क्योंकि मैंने कल आपको इसके बारे में पढ़ा दिया है। अगर आपको वो चीज़ें देखे हो, थोड़ा भी समझे हो, तो यहाँ पे और मज़े से समझोगे। अगर नहीं देखे होते होगे उसको तो नहीं समझ में आएंगी। शैक्षिक और सहशैक्षिक बता दिया था। शैक्षिक मतलब विषय वस्तु से रिलेटेड, सहशैक्षिक मतलब बाकी चीज़ें। तो शैक्षिक में हमने आपको बताया था कि आपका ये किस पे बल देता है? मानसिक और संज्ञानात्मक विकास पे। सहशैक्षिक किस पे देता है? हमने बताया था ना कि बाहरी की चीज़ें खेल में सिखा देना बच्चों को। सहशैक्षिक गतिविधियाँ मतलब पाठ्यक्रम के बाहर वाली गतिविधियाँ, मतलब करिकुलम वाली गतिविधियाँ। मोरल वैल्यू, ये भी आपके सिलेबस के बाहर की चीज़ है। लाइफ स्किल, ये भी आपके सिलेबस की बाहर की चीज़ है। तो सहशैक्षिक में ये सब आएंगे और शैक्षिक में ये सब आएंगे। कल के लेक्चर में सब बताए हैं, ज़रूर देखिए, क्योंकि एक ही चीज़ को कितनी बार बार रिपीट करें, नहीं हो पाएगा ना। अब आते हैं इसमें,
रचनात्मक में आप लोग पढ़ते हो क्या, अधिगम के, रचनात्मक क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन, कि अधिगम कराना है उसके लिए आकलन, अधिगम के कराते कराते प्रश्न पूछते रहना, उनका आकलन करते रहना, वो भी पढ़ा दिए हैं। उसमें क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बनता है इस तरह से, आप लोग कंफ्यूज होते हो, एक क्वेश्चन बनता है इस तरह से कि निदान और उपचार, निदान और उपचार किस में आते हैं, तो निदान करना और उपचार करना ये दोनों के दोनों किस में आएंगे, रचनात्मक में आएंगे। कॉन्सेप्ट समझिए कैसे, हमने आपको बता दिया था कि बच्चों को पढ़ाते समय क्वेश्चन करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो इससे क्या पता चलेगा कि उसमें क्या कमी है, तो उसको निदान कहते हैं ना। और जब ये पता चल गया कि क्या, तो फिर इसका उपचार कहाँ करेंगे, रचनात्मक में ही ना उसका उपचार कर देंगे। अब बताइए यहाँ पे उपचार कर पाते हैं योगात्मक में, यहाँ पे तो आप नंबर दे के बवाल खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आप निदान भी करते हैं, पता भी करते रहते हैं, उपचार भी करते रहते हैं, पता करते रहेंगे, उपचार करते रहेंगे। होता है कि नहीं होता है, होता है। योगात्मक में क्या होता है, एक फाइनल कर देंगे आप सारी चीज़ें, कि अधिगम का आप आकलन कर लेते हैं, चीज़ें खत्म हो गई, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन और बनता है कि यूनिट टेक्स्ट मीन्स की होता है कि अगर यूनिट समाप्त हो गई उसके बाद हम किसी बच्चे का पेपर ले लिए तो किस में आएगा, तो ध्यान रहे इस चीज़ का एकदम कि यूनिट खत्म हुआ या आप वीकली टेस्ट ले रहे हैं तो ये भी आपका योगात्मक में आता है। रचनात्मक में क्या आएगा, रचनात्मक में आएगा कि निदान उपचार, पढ़ाते पढ़ाते आपने आकलन कर लिया, पढ़ाते समय बच्चा अपने खुद का आकलन कर रहा है, पी उसके पीयर साथी आकलन कर रहे हैं, सीखने के रूप में आकलन, तो रचनात्मक में आएगा। मीन्स कि अधिगम के दौरान जितने भी आकलन होंगे वो सारे के सारे, और अधिगम के दौरान और अधिगम से पहले जितने भी आकलन होंगे वो सारे के सारे रचनात्मक होंगे। और वो टॉपिक खत्म हो गया, वो हफ्ता खत्म हो गया, और 6 महीना खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, उसके बाद के अगर हम कोई भी आकलन कर रहे हैं तो किस पे आएगा, वो योगात्मक में आएगा। प्रश्न ऐसे बनेगा जी, ठीक, क्लियर, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, अब कुछ मेथड की हम बात करेंगे, ये चीज़ें भी क्लियर हो गई, इसको भी मिटाइए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिवाइज कराना भी ज़रूरी होता है ना, नहीं तो आप बाद में नहीं, जो नए होंगे वो कहेंगे कि समझ ही में नहीं आ रही, समझ ही में नहीं आ रही, अब आएंगे समझ में, ठीक। एक ही स्लाइड से सारा काम सोचे आज निपटा दें, क्योंकि मार्कर थोड़ा, क्योंकि आपकी क्वालिटी का लो होने का रीज़न यही है, ये बदमाश कहीं का सही से हो नहीं रहा है काम। मेथड, अब कुछ मेथड होते हैं, कैसे मेथड, कि हम कैसे, कुछ टेक्निक, अब थोड़ा धीरे बोलेंगे क्योंकि वो सारी चीज़ें हम रिवीजन करा रहे थे। मेथड है, कैसे मेथड, कि हम क्या कर रहे थे, रचनात्मक हम उसका आकलन कर रहे थे, तो आकलन की विधियाँ जो होती हैं, आकलन की विधि हम कैसे आकलन करें, कैसे मूल्यांकन करें, था ना, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन। तो ये जो आप पढ़ते हो ना, पोर्टफोलियो, एनोकडोटल की, ये कहाँ से पैदा हो गए, कहीं से पैदा नहीं हुए हैं, ये सब इसी की में से आते हैं। इसलिए हमने बोला ना कि इससे ये घूमते रहते हैं, इससे ये बड़ा पोर्शन, इसलिए आपको 4 लेक्चर लगा इसको ख़त्म कराने में, ठीक। तो इसके मेथड होते हैं कि कैसे हम लोग आकलन करेंगे या फिर मूल्यांकन करेंगे, क्या आकलन करेंगे या मूल्यांकन करेंगे, ठीक। इसके कुछ टेक्निक होते हैं, तकनीक होती है, इंग्लिश भी लेकर चलिए, ये सही नहीं चल रहा है। कुछ टेक्निक भी होते हैं, कुछ टूल भी होते हैं, ठीक। तो टेक्निक क्या है, टूल क्या है, पहले आप वो समझ लीजिए। देखिए, हम लोग कोई चीज़ अप्लाई किए, कि हमें मान लीजिए बच्चे का आकलन करना, अपने आप को कंडीशन में डालिए, क्योंकि सीटेट क्या पूछता है, कंडीशन पूछता है, या कोई भी एग्जाम हो, अच्छे लेवल की एग्जाम क्या होते हैं, कंडीशन पूछते हैं, प्रैक्टिकली पेडागोजी पूछते हैं। अपने आप को टीचर के रूप में रखिए बच्चे के ऊपर, अगर हम किसी बच्चे का आकलन कर रहे हैं, किसी बच्चे का आकलन कर रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, या तो उसका हम अवलोकन करेंगे। अब कन्फ्यूज नहीं होना कि अवलोकन और आकलन, कन्फ्यूज नहीं होना, ये समझ लीजिए, मापन समझा दिए हैं, मूल्यांकन समझा दिए हैं, आकलन समझा दिए हैं। आकलन मतलब कि हम उसको आकलन करेंगे कुछ चीज़ों के मदद से। अवलोकन मीन्स क्या होता है कि हम लोग बस ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए, आकलन के अंदर अवलोकन आता है, ये ध्यान रहे। हम लोग मापन करें, अवलोकन करें, ये सारी चीज़ मूल्यांकन के और आकलन के अंदर आता है, ध्यान रहे। अवलोकन जो है वो आकलन के अंदर आता है, ठीक। तो अवलोकन क्या है, तो
अवलोकन क्या है आपकी? अवलोकन एक तकनीक है। अवलोकन क्या है? एक तकनीक है जो किसके अंदर आता है? आकलन। जब हम किसी का आकलन करने जाएंगे तो आकलन, हम जैसे होता है ना कि हमने कहा कि बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चे का आकलन करना है कि जाइए देखिए उसका प्री नॉलेज कितना है। हेडमास्टर जी ने आपसे कह दिया, अब आप गए, तब आकलन करने का मतलब ये थोड़े ना है कि हम चुपचाप बैठ के देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। हम उसको के लिए उसके लिए हमें कुछ टेक्निक होनी चाहिए। बच्चे के ऊपर कुछ कंडीशन डालेंगे, या तो उसको हम अवलोकन करेंगे, ठीक, या तो उसको हम कुछ प्रोजेक्ट दे देंगे फिर आकलन करेंगे देखेंगे, या तो फिर हम उसको असाइनमेंट देंगे, या तो उसको कुछ क्विज कराएंगे, या तो डिबेट कराएंगे, चर्चा वगैरह कराएंगे, या फिर ग्रुप में समूह का कार्य दे देंगे, या फिर उसका हम केस स्टडी करेंगे। मतलब कि इन तरीकों से समझिएगा, हम सबसे अलग बता रहे हैं, शॉर्ट वीडियो नहीं रहेगी, समझाने वाली चीज़ें, ताकि आज के बाद आपको दिक्कत ना दे। ये तरीके अपनाएंगे हम आकलन करने के। तो क्या है? टेक्निक है। समझ में आ रही है चीज़ें? ये टेक्निक है। ये उसमें इंटरव्यू भी आता है। इंटरव्यू कराना, किसी का इंटरव्यू लेंगे तो देखते रहेंगे उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके आंसर को सुनेंगे, उसके तर्क को सुनेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सुनेंगे, प्रोजेक्ट उस पर अप्लाई करेंगे, देखेंगे, असाइनमेंट दे के देखेंगे, क्विज देकर देखेंगे, डिबेट देकर देखेंगे, ग्रुप वर्क देकर, मतलब कि इन तरीकों से हम उसका आकलन करेंगे। अब ये तरीके तो हमने अपनाए, ये तरीके होते हैं, टेक्निक होते हैं। अब कोई भी टेक्निक है, आप एक मशीन भी चलाते हो तो उसके लिए आपको टूल की ज़रूरत होती है। हथियार मतलब उसके कुछ पार्ट्स की, हथियार की ज़रूरत होती है, उसके कुछ टूल्स होते हैं। तो अब हमने वो तरीके अपनाए तो उस तरीके के लिए हमें कुछ टूल की ज़रूरत होगी। क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? टूल की ज़रूरत होगी। तो टूल किए होते हैं, उसके अंदर आपका चेकलिस्ट आता है, रेटिंग स्केल आता है, पोर्टफोलियो आता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड आता है, रब्रिक्स आता है, शेड्यूल आता है, क्वेश्चन आता है। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देख लो कि ये टूल होते हैं। अब आपको ये इसको मिक्सअप नहीं करना है, हम अलग अलग समझाएंगे ताकि आप मिक्सअप ना कर सको, ठीक, ध्यान दीजिए। इसीलिए इसके लिए हमने अलग आज क्लास बनाया था, तो कल पढ़ाए होते तो आपका मिक्सअप हो जाता। तो आज पढ़ाने का मतलब यही है कि ये मिक्सअप आपसे ना हो, ठीक। अब देखिए, हमने कहा कि हमें आकलन करना है तो हम क्या करेंगे, आइए बताते हैं। आकलन करना है तो हम क्या करेंगे? टेक्निक लगाएंगे। कौन सा टेक्निक? सपोज इधर मान लीजिए कि हमने इंटरव्यू लिया किसी का, ध्यान दीजिएगा। पहले इसके बारे में आपको बता दें, फिर इसके बारे में बताते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी होगा। देखिए, चेकलिस्ट का मीन्स ये होता है ना, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके आप। चेकलिस्ट का मीन्स ये होता है कि एक लिस्ट हम बनाएंगे, ठीक, एक लिस्ट हम बनाएंगे। कोई बच्चे को हमने क्या कर दिया, कोई चीज़ दे दिया। मान लीजिए हमने किसी बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक, किस प्रोजेक्ट पे तुम काम करो। कोई प्रोजेक्ट मतलब बड़ा वाला नहीं, छोटे बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बनता है ना, कुछ दे देंगे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें, मैथमेटिक्स के संख्याओं से रिलेटेड, या कुछ जल वल के बारे में, आस पड़ोस के बारे में, जीव जंतु के बारे में कुछ दे देंगे, कुछ नॉर्मल सा प्रोजेक्ट देंगे। और उसके बाद से या फिर ड्राइंग बनाने को दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, और कहेंगे कि वही हम बार बार एग्जाम्पल लेते हैं सीनरी बनाने वाला। ये अच्छा रहता है क्योंकि पता चल जाएगा हमने सीनरी बनाने को उसको दिया। अब उसमें क्या होगा कि हम चेकलिस्ट की मीन्स ये होता है कि हम एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक। एक चेकलिस्ट में क्या होगा, कहाँ लिखें, एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक। अब लिस्ट में हम ये देखेंगे कि हमने उससे कहा था कि सीनरी बनाने को, या हमने उससे कहा था किसी जानवर या फिर पेड़ पौधे का नाम लिखने को, तो क्या वो सबसे पहले चीज़ की, क्या उसने वो मटेरियल लाया, मीन्स उसने वो चीज़ लाया, पेन लाया लिखने के लिए, पेंसिल लाया, ठीक, पेन लाया, पेंसिल लाया, क्या हमने चेक किया? सिर्फ यस या नो लिखेंगे। चेकलिस्ट में क्या होता है, हम या तो यस करते हैं, यहाँ लाया, या नो करते हैं। मतलब कॉपी लाई, उसने, हमने जो प्रोजेक्ट वर्क उसके बारे में बोला था, क्या वो पता करके आया, क्या वो प्रेजेंट रहा, मतलब कि इसने ये चीज़ किया कि नहीं किया, ये लाया कि नहीं लाया, ये हम लोग चेक करते हैं। चेक मतलब कि यस या नो में एक लिस्ट बनाएंगे और चेक करेंगे क्या इसने ये किया तो यस, नहीं किया तो नो। अगर हमने उसको कहा था कि एक जानवर का और एक पौधे का फोटो वो बनाओ, चित्र बनाओ, तो क्या उसने चित्र, पौधे का चित्र बनाया? कैसा बना, ये बात की बात है। बनाया, हाँ बनाया। जानवर का बनाया किसी का? नहीं, नहीं बनाया तो नहीं, बनाया तो हाँ, ठीक है। तो चेकलिस्ट में हम लोग चेक मतलब आकलन के लिए हमने उसको प्रोजेक्ट दिया, टेक्निक दिया, और उस टेक्निक के अंदर हमने उसको क्या किया,
चेकलिस्ट के माध्यम से क्या किया, पता कर लिया कि उसने ये चीज़ किया कि नहीं किया, हाँ और ना में। तो जब भी आपसे क्वेश्चन अप्लाई करके पूछे, ये देखिए आता है पेडागोजी में कि अगर बच्चे को टीचर को है कि कोई प्रोजेक्ट दे रहा है और उससे पूछ रहा है, वो देने के बाद वो एक टूल का इस्तेमाल ऐसे करेगा कि एक टूल का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें वो ये दिख रहा है कि बच्चे ने ये लाया हाँ, ये नहीं लाया नहीं। जब इस तरह का प्रयोग कर रहा है तो वो कौन से टूल का प्रयोग कर रहा है, तब इनमें से 4 दे देगा कोई। और 4 में क्या होगा, तो हमने कहा कि चेक करने के लिए लिस्ट बनाएगा, यस या नो। तो जब यस और नो की बात जहाँ दिखी तो आपका चेक लिस्ट हो गया। चीज़ें समझ में आई। अब आपका आता है रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल का ये सीन होता है कि बच्चे को रेटिंग देना एक तरह से निगेटिव वर्ड माना, जैसे टैग वर्ड के बारे में सुनोगे ना तो निगेटिव माना जाता है, लेकिन टूल है, ज़रूरत पड़ेगा तो हमने कहा था आपसे कि निगेटिव भी कहीं कहीं पॉजिटिव हो जाता है। तो ये टूल है, टेक्निक का यूज़ तो करेंगे। अब इसमें यहाँ पे कर लेंगे। हमने बताया ना आपको, मान लो हमने उसको कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दिया था, ठीक। अब हम क्या करेंगे, या फिर मान लीजिए कि क्विज ही दिया था, कुछ भी मान लीजिए क्विज ही दिया था, क्वेश्चन ही दिया था। अब हमने ये देखेंगे कि बच्चे ने यस और नो तो चेकलिस्ट से हो गया। अब हम ये देखेंगे कि बच्चे ने वो कार्य कर लिया, ठीक, तो कितना बढ़िया किया, ठीक, कितना अच्छा किया, गुड किया, वेरी गुड किया, एक्सेलेंट किया, पुअर किया। मीन्स अब यहाँ से यस नो तो हो गया। अब आगे बढ़ेंगे कि गुड किया, अच्छा किया तो उसको गुड देंगे, रेटिंग दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रेटिंग होता है ना कि आप मोबाइल में सबसे अच्छा समझोगे, मोबाइल में आप कोई ऐप चलाते हो तो आपको रेटिंग आता है कि रेटिंग दीजिए। क्या आता है कि रेटिंग दीजिए। आप रेटिंग देते हो, गुड, पुअर, एक्सीलेंट, आता है ना चीज़ें। तो यही से रेटिंग स्केल का मीन्स कि वही है कि एक ऐसा स्केल रहेगा जिसमें हम रेटिंग देंगे, ठीक। तो चेकलिस्ट समझ गए कि पहले हम ये पता करेंगे कि लाया कि नहीं लाया, हाँ या ना। और इसके जरिए क्या समझेंगे, रेटिंग स्केल के जरिए कि हमने उसको रेटिंग दिया, हमने उसको रेटिंग दिया, नहीं दिया, रेटिंग दिया तो क्या, गुड दिया, पुअर दिया, खराब दिया, अच्छा रहा, बुरा रहा, ठीक। अब हम आएंगे पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल। इन दोनों को एकदम बिल्कुल समझिए। ये दोनों भले मिस हो जाए, वैसे आते तो ये दोनों भी हैं, सबसे ज़्यादा आने वाले में ये दोनों हैं, पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड। यहाँ पे टीचर बचने की कोशिश करते हैं घुमा के, हम घुमाएंगे नहीं। जैसे इन दोनों को बताएं वैसे इसको भी बताएंगे, ठीक है। पहले आप इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर हम इन दोनों को बताते हैं, फिर इनको बताते हैं। देखिए देखिए पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल, इसका एक मिनोमिक्स की तरह हम आपको बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, पोर्टफोलियो जो होता है, पोर्टफोलियो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बच्चे से रिलेटेड, ये भी होगा ये भी होगा। कैसे, लिखा इसमें भी जाएगा, लिखा इसमें भी जाएगा। पोर्टफोलियो फ, ध्यान दीजिएगा, फ की बात आएगी तो फाइल की बात आएगी, फ की बात आएगी तो फाइल की बात आएगी। एक फाइल का जिक्र होगा आपके क्वेश्चन में, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछता है। ऐसे कि कोई बच्चा है, कोई भी बच्चा है, उसके उसके क्या बोला जाता है, एक मिनट, हाँ, उसके कुछ अचीवमेंट हुए, कुछ अच्छे अचीवमेंट, कुछ बुरे अचीवमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट उसने लिया, कुछ उसके लाइफ में कुछ घटा, कुछ हुआ, मतलब घटा नहीं कहेंगे। क्वेश्चन अब कैसे बनाएगा कि बच्चे की लाइफ में कुछ कुछ अचीवमेंट किया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को गेन किया, वो जितना साल भर का या जो भी एक निश्चित अंतराल रहेगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसकी एक फाइल बनेगा। आप खुद बनाओ फाइल, हमने बताया ना फोलियो, फोलियो मीन्स फाइल, मतलब कि ऐसी फाइल, ऐसी फाइल, फाइल में आप कुछ भी नहीं ना भर देते हो। आपको हम कहे कि एक फाइल बनाइए, हमने इसी को उठाइए, हमने उसको कहा कि असाइनमेंट बनाओ। तो असाइनमेंट में तो क्या वो रफ कागज़ भी होगा, सफ कागज़ भी होगा, सब चीज़ें होंगी। तो क्या रफ को उठाकर भी उसमें डालेगा, नहीं, फेयर चीज़ें ही डालेगा। तो फाइल में जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होगा, जैसे आप सीवी बना रहे हो या फिर आपने किसी भी तरह के, फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट होंगे, तो क्या आप वो भी डॉक्यूमेंट रखोगे दुनिया भर का कि जो आप 1 में थे, 2 में थे, 3 में थे, तो जो पास हुए थे, नहीं। जो इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड से रिलेटेड होगा, जो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा, मीन्स इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो उसके होंगे, पोर्टफोलियो होंगे। पोर्टफोलियो फाइल की बात करेगा, ऐसी फाइल, या अगर फाइल ना बोले तो ऐसा चीज सेंस मिले आपके, ध्यान दीजिएगा, ऐसा फाइल जिसमें आप बच्चों के इंपॉर्टेंट अचीवमेंट कलेक्शन को रखें। समझ में आया, इंपॉर्टेंट
अचीवमेंट कलेक्शन। ठीक, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट कलेक्शन को रखे पोर्टफोलियो। देखिए बहुत टाइम लिया इसको समझाने में। अब एनेक्डोटल को कैसे मिनोमिक्स बनाएंगे, इसका तो फाइल बन गया। एनेक्डोटल की इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा, इनोकडोटल, इनोडोटल। तो आपको बस इससे मतलब है ए से, ए मतलब आल, ये मतलब आल, पोर्टफोलियो मतलब फाइल। इंपोर्ट फाइल कैसे बनाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों की फाइल बनाएंगे। ये मतलब आल, मतलब उसके लाइफ में जो भी घटनाएं घटी हैं, आल, ए से आल हो गया, सभी घटनाएं, जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उसके लाइफ के, वो लिखा गया। उसको लिख करके, एक वो होता है ना, उसको लिखा गया, मतलब इसको रिटेन, इसको बोला जाता है रिटेन डिस्क्रिप्शन अबाउट चाइल्ड। एनेक्डोटल को बोला जाएगा रिटेन डिस्क्रिप्शन अबाउट चाइल्ड। बोल दे रहे हैं, अगर ना दिखाई दे तो आप लोग देख लीजिएगा। एक्चुअली ये बड़े बच्चों को पढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, तो अच्छे से समझाने वाली होती हैं, थोड़ा तेज़ी से हम लोग को जाना, इसलिए सारी चीज़ों को लिखेंगे तो बड़ा लेंथ हो जाता है। तो एनेक्डोटल बस ध्यान रखिएगा, ए से आल, तो उसके लाइफ में जितने भी अचीवमेंट हुए हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसे अचीवमेंट जो घटनाएं उसको प्रभावित की हैं, हर तरह की घटनाएं, उसमें क्या हो जाएगा, वो एनेक्डोटल, इसीलिए उसको रिकॉर्ड बोला जाता है। कैसा रिकॉर्ड, इसके साथ एक रिकॉर्ड जुड़ा हो रहता है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, पोर्टफोलियो फाइल हो गए। अब इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। अब आता है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स का मीन्स ये है कि आपने लाइफ में क्या कुछ किया है, आपने लाइफ में क्या कुछ हासिल किया है, क्या कुछ किया आपने, क्या कुछ पाया है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, रूब्रिक्स। इससे क्वेश्चन कम पूछता है, पोर्टफोलियो एनेक्डोटल से ज़्यादा पूछेगा, रेटिंग्स और चेकलिस्ट से उसके बाद पूछेगा। फिर एक शेड्यूल होता है, ये अनुसूची होती है। अनुसूची का मीन्स ये हुआ कि हमने अभी यहीं पे देख लीजिए, किसका एग्जांपल दें, मान लीजिए, हाँ यही देखिए, इंटरव्यू का एग्जांपल दे रहे हैं, सबसे ऊपर वाला इंटरव्यू यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू दो टाइप का होता है, एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है कि क्या उसको बोलते हैं, एक हिंदी में बोलेंगे इसको कि संरचनात्मक, और एक देख एग्जाम्पल समझिए, वो आपसे नहीं पूछेगा, ये आपके ये वो नहीं पूछेगा कि इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं। बस ये समझ लीजिए कि एक ऐसा होता है ना कि आपने पहले से एक लिस्ट बना कर गए हो, मीन्स कि एक क्वेश्चन की एक सीरीज बना कर गए हो, मीन्स कि एक शेड्यूल बना कर गए हो, समझ गए, इसको अनुसूची बोला जाता है। ये पहले से आप एक सूची बना कर गए हो, आप एक सूची बना कर गए हो, इंटरव्यू में बैठे हो, आप एक टीचर हो, बच्चे आए तो क्या करोगे, आप उनसे जो जो आप सूची में लिखे हो वही क्वेश्चन आप पूछोगे। आप ले रहे हो इंटरव्यू, हमने कहा ना तकनीक को टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, हमने अभी तक सारे तकनीक को टूल से रिलेटेड करके बताया ना, ठीक, प्रोजेक्ट से चेकलिस्ट को बताया, असाइनमेंट से रेटिंग स्कोर को बताया, तो इंटरव्यू से इसको बता रहे, उसके सामने बैठे हो तो सारे क्वेश्चन आपने लिख कर रखा। मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किया कि उससे हम पूछेंगे, तो उससे 5, एक पहला पूछे, बताया नहीं बताया जो कुछ भी, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, मतलब जो आपने सामने रखा है उसी से पूछ लिए, ठीक। और एक आता है कि आपने पहले से फिक्स नहीं किया कि आप उससे कौन सा क्वेश्चन पूछोगे, ठीक, आपने पहले से फिक्स नहीं किया कि आप उससे कौन सा क्वेश्चन पूछोगे, अकॉर्डिंग टू योर मूड, कि आपका मूड क्या नहीं होता यूपीएससी में, कि जैसे वो रहेगा लड़का, जैसे रहेगा जो अभ्यर्थी होता है इंटरव्यू तक पहुंचता है, कि उसने जो आंसर दिया उसी आंसर से कोई क्वेश्चन बना दिया गया, फिर उसने कुछ और आंसर दिया, फिर उसी से कोई और क्वेश्चन बना दिया गया, तो ये वहाँ लेवल का होता है। तो वो टाइप का इंटरव्यू होता है, तो उसको तो यहाँ करेंगे नहीं, करेंगे तो छोटे लेवल पर करेंगे। तो इसलिए कहा गया कि टेक्निक का यूज करेंगे इंटरव्यू का, तो उसमें हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, शेड्यूल का, कि हम पहले से फिक्स रखेंगे कि जो बच्चे के क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम को छात्र केंद्रीय शिक्षा में पढ़े हो ना, बाल केंद्रीय शिक्षा में, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन या विषय वस्तु को रखते हैं। तो बच्चे के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को रखेंगे और वो ले जाकर के इंटरव्यू में हम कर देंगे। चीज़ें समझ में आ गई। अब ग्रुप वर्क जानते ही हो कि हम ग्रुप वर्क देंगे तकनीक में, फिर उसका माकलन, सारी चीज़ें माकलन कर रहे हैं, और इसमें से हम कोई उठा करके उसको टूल का यूज कर लेंगे। केस स्टडी, बच्चे के बारे में केस स्टडी, उसके इतिहास को जानना कि वो कैसे क्या था, उसके सारी चीज़ें, उसके माता पिता से पूछना,
केस के बारे में नहीं होता ना कि ऐसे ही इसको लिंक करिए। केस स्टडी का जब नाम आएगा ना, ये भी आता है, केस स्टडी का जब भी नाम आएगा तो याद रखिए कि आप कुछ भी देखते हो सीआईडी वगैरह, तो उसमें होता है ना कि ये केस है। अब केस है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या, वो घर घर जाते हैं, उसके माता पिता से पूछते हैं, उसके दोस्तों से पूछते हैं, उसके पड़ोसियों से पूछते हैं, मीन्स सबसे वो बार बार पूछेंगे। तो वही होता है केस की, वो क्या कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं। तो उसी तरह से बच्चे, अगर बच्चा कोई ऐसा बिहेव कर रहा है कि लगे कि आपको कि या तो बहुत उत्कृष्ट है, या तो बहुत निम्न कोटि का है, या फिर बहुत उदंड टाइप का है, या फिर जो सामाजिक मानक रूप से नहीं है, तब पता करोगे कि ये ऐसा कर क्यों रहा है। तो पहले आप देखोगे आप उसकी एनेक्डोटल रिकॉर्ड में कि क्या ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं, ठीक। अगर कुछ मान लीजिए उसका नहीं मिला या जो कुछ भी रीजन हो, तो आप केस स्टडी करने के लिए क्या करोगे, उसके घर जाओगे, उसके माँ बाप से पूछोगे, उसके दोस्तों से पूछोगे। तो एक बड़ी खर्चीली और बड़ी, ये जब हम आपको विधि पढ़ाएंगे, देखिए नॉलेज हमारे पास तो बहुत है, आपको कितना देना है वो हम उस अमाउंट में आपको दे रहे हैं। बताने को तो बहुत कुछ है कि जब इसको हम जीवन इतिहास विधि पढ़ाएंगे, विकास विधि पढ़ाएंगे, बहिर्दर्शन विधि पढ़ाएंगे, अंतर्दर्शन विधि पढ़ाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। पहले आप यहाँ समझिए कि एक खर्चीली विधि हो जाती है, इसलिए इसका यूज छोटे लेवल पे कम ही होता है। तो वही कहने का मीन से है कि आपका कि केस स्टडी में क्या होगा, जाके आपसे सगे संबंधियों, दोस्तों से, सबसे पूछा जाएगा। क्या चीज़ पूछा जाएगा, कि आपके बारे में पूछा जाएगा। तो चीज़ें क्लियर हुई, तकनीक क्लियर हुई कि हम ये तकनीक करेंगे, इस तकनीक में हम क्या करेंगे, इस टूल का यूज करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू आप लोगों को, क्लियर हो गई तो, नहीं तो एक बार और देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसमें क्या हम कहाँ भागे जा रहे हैं, अरे बाबू आप ही लोगों के लिए हैं। अब है मात्रात्मक, कैसा मात्रात्मक ये लिखे हैं, हाँ ठीक, ये था हमारा मेथड था, ये गुणात्मक था और ये मात्रात्मक था, ठीक। आप याद करिए, अब खत्म हो गया हम लोगों का, यही सारी चीज़ें थी, बता दिया। अब ये तो थोड़ा सा ही हम कल आपको बता ही दिए हैं। मात्रात्मक क्या है कि आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ हम कल आपको बताए थे ना, कि गुणात्मक में तो हम लोग इस टेक्निक और टूल का यूज कर लेंगे। ये भी नहीं आपसे पूछेगा कि गुणात्मक में एक मात्रात्मक में, आपके सीटेट के लेवल पे नहीं पूछेगा, इन्हीं में से क्वेश्चन बना देगा। जब डीप में आप जाओगे बड़े बैच में, तो और डिटेल हम आपको बताएंगे। ये मात्रात्मक होगा। मात्रात्मक में क्या होगा, अब सिस्टमेटिक लिखवा रहे थे इसलिए सिस्टमेटिक सारी चीज़ें कर दिए। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ कल आपको हम बता चुके हैं। आत्मनिष्ठ मतलब याद करिए, हमने कल बताया था आपको सब्जेक्टिव, जो पहली क्लास जब हम करा रहे थे ना शायद आकलन वाली, तब हम बताए थे सब्जेक्टिव, और ये था ऑब्जेक्टिव। उस समय हम आपसे बताए थे, याद करिए, जिक्र किए थे। ऑब्जेक्टिव मीन्स वो हुआ कि जिसमें कि हुआ था ना, हाँ, जब हम बता रहे थे वैधता के बारे में, विश्वसनीयता के बारे में, और व्यापकता के बारे में, कि ये कैसे इसके क्या होते हैं, गुण होते हैं एक अच्छे परीक्षण की। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जिक्र किए थे ना हम, कि वो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, कि कोई भी चेक करे आपके आंसर को तो बदले नहीं। हमने जितना आंसर दिया, हमने जितना आपको अंक दिया, उतना कोई भी चेक करे उस आंसर को तो उतना ही अंक दें। तो वस्तुनिष्ठता क्या होता है कि 4 ऑप्शन होंगे, जैसे आपका वस्तुनिष्ठता के अंदर आपका बहुविकल्पीय आता है। ये मत सोचिएगा कि वस्तुनिष्ठता ही बहुविकल्पीय, नहीं। वस्तुनिष्ठता के अंदर आपके क्या आ जाएंगे, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान वाले, वहाँ पे भी ना एक ही लाइन में आंसर देना होता है। और क्या आ जाएगा, मैचिंग वाला आ जाएगा। मैच होता है ना कि मैच कराइए, कि ये 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ऐसा होता है ना। तो ये भी आपका किस में आएगा, वस्तुनिष्ठ में आएगा, क्योंकि आंसर तो एक ही होंगी, इसमें भी आंसर तो एक ही होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। इसी में बहुविकल्पीय आता है। क्लियर। तो ये वस्तुनिष्ठ में आते हैं। हमने बताया ना कि वस्तुनिष्ठ उधर, और आत्मनिष्ठ मतलब कि खुद से आप आंसर लिखोगे। तो इसमें भी हमने आपको बताया था कि एस्से राइटिंग होता है आत्मनिष्ठ में, एस्से राइटिंग हो गया। तो इसमें अब एस्से राइटिंग में अंदर आप जाओगे तो होगा कि शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं आत्मनिष्ठ में। मतलब खुद आप लिख रहे हो, अपनी आत्मा से पूछ रहे हो कि इसका आंसर क्या होगा, लिख रहे हो, अपने मन से पूछ रहे हो, अपने विचार दे रहे हो, तो आत्मनिष्ठ। और वस्तुनिष्ठ में क्या है कि इसका फिक्स है कि एक आंसर होगा, वो आपको आत्मा को, आपको मन को नहीं याद है तो गलत हुआ, या तो तुक्का मारिए, और अगर याद है तो आपको खट से हुआ और आप आगे बढ़ गए। सारी चीज़ें बताए थे कि ये बड़े लेवल पे करने में खर्चीली हो जाती है, सभी लोगों को अब आत्मनिष्ठ कराने लगे तो नहीं हो पाएगा।
इसीलिए पहले आप देखोगे कि यूपीएससी में भी क्या होता है कि पहले आपसे ऑप्शनल पूछ लिया जाता है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछ लिया जाता है, फिर आप छटनी हो जाती है, बहुत सारे लोग छट जाते हैं, तो बहुत कम लोग बचते हैं जिनसे हम आराम से मात्रात्मक भी निकाल सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ भी करा लेते हैं उनमें, और क्योंकि आप एक आईएएस बना रहे हैं, एक जिलाधिकारी बना रहे हैं, तब उसमें वो लोग क्या कराते हैं, पहले ऑप्शनल करा देंगे और फिर आपसे मात्रात्मक, पहले ये क्या बोलते हैं, फिर आत्मनिष्ठ, मतलब उनको ओवरऑल सारे टेस्ट करने होते हैं, क्योंकि एक जिले का एक अधिकारी वो दे रहे हैं आपको, उसके लिए वो सारी चीज़ें करते हैं ताकि बड़े लेवल पे इसके पास सेंस हो, तेज बुद्धि का भी हो, बहुविकल्पी भी कर ले, और उसके अंदर वो गुण भी हो कि वो अपने आंसर को लिख ले। टीचर के लिए भी ये होना चाहिए। आपको अगर बार बार आईएएस का एग्जाम्पल देते हैं, कभी भी सोच बड़ी रखनी चाहिए, इससे क्या होता है, हम लोग बेहतर बनते हैं। टीचर में भी ये होती है, बीएड बीटीसी लेवल पे आपसे पहले क्या करा लेते हैं, आत्मनिष्ठ से आप देख लेते हैं किसने योग्य हो, ठीक, उस योग्यता को फिर अब आप कंपटीशन देंगे तो आपसे वस्तुनिष्ठ पूछ लेता है, मतलब आपसे भी ये दोनों करा लेता है। बीटीसी बीएड में आपको आत्मनिष्ठ पूछ लेगा, और सीटेट वगैरह में, डीटीपीएससी केवीएस स्टेट सुपरटेट में ये वस्तुनिष्ठ कर देगा। अब एक आता है अचीवमेंट टेस्ट, याद रखिएगा, ये इन दोनों को मिलाकर कर किया जाता है, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ को जब ऐड किया, मतलब कि हम किसी का अचीवमेंट टेस्ट कर रहे हैं, उसकी उपलब्धि का परीक्षण कर रहे हैं, जैसे हमने कहा ना कि टीचर अब बन गए या आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, तो अचीवमेंट टेस्ट ऐसा टेस्ट जिसमें ये दोनों आ जाएंगे, आत्मनिष्ठ भी आ जाएगा और वस्तुनिष्ठ भी आ जाएगा, ठीक। तो अचीवमेंट में दोनों आते हैं, उसने कितना अचीव किया, तो उसको दोनों तरीके से उसकी उपलब्धियाँ क्या हैं, तो दोनों परीक्षण करके उसकी उपलब्धि हो जाती है। आई थिंक सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, ठीक है, ये शैक्षिक बता, ये भी बता दिया। चलिए हमने आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि शैक्षिक गतिविधि पर बल कब दिया गया, कब दिया गया बताइएगा, 1986 में, 2005 में, 2009 में, या इन तीनों में, ठीक। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, कल के सेशन में आपको ये हम बता चुके हैं। चलिए इसी सब के साथ आप लोग से विदा लेंगे। तो क्लास कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, फीडबैक तो आप देंगे नहीं, अब हम मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कितना ही मेहनत कर ले आप लोग गूंगे ही रहेंगे, कोई बात नहीं। फिर भी जो सिंसियर लड़के हैं आप लोग या लड़कियां हैं जो भी हैं, लड़के लड़कियां मतलब ये मत सोचिए कि बच्चा बोल रहे हैं तो लड़कों के लिए बोलते हैं, सब लोग आ जाते हैं इसमें, हम लैंगिक भेदभाव नहीं करते हैं। तो आप लोगों में से जो भी बाबू लोग, बच्चा लोग, लड़की लोग, बहन लोग जो भी होंगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा और मन से पढ़िए, साथ में लगे रहिए, सिंसियर बनिए। आपसे बहुत ज़्यादा हम बड़े तो नहीं होंगे, लेकिन इतना ही है कि सिंसियर थे, मेहनत किए तो आज इस मुकाम पे हैं। सिंसियर होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। मोटिवेशन का जब हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ भी कनेक्ट कराएंगे, जैसे यहाँ कनेक्ट करा के पढ़ा रहे हैं, बैच डालेंगे तो और बढ़िया से पढ़ाएंगे। कहने का सेंस ये है कि करिए, मेहनत करिए। जब हम आप लोग मेहनत कर रहे हो तो हम भी एक दिन में देखिए 3-3 लेक्चर दे रहे हैं, तो आप भी करिए कि एक दिन में कि आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करिए, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन दीजिए, शेयर करिए, ठीक, थोड़ा हम भी इम्प्रूवमेंट करें। बाकी आपसे क्या हम मांग ही सकते हैं। चलिए इन्हीं सब के साथ आप लोग से विदा लेंगे और कोशिश करेंगे कि अब कोई बहुत बढ़िया जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, जैसे यही अच्छा खासा टॉपिक था, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, और फिर देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी एनईपी पे आपको क्वेश्चन लिया जाए, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और विचार बन रहा है कि लाइव रह करके कुछ सेक्शन आपको लिया जाए, तो आपको टाइमिंग बता दी जाएगी, आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए और थोड़ा आइएगा, यही सब है। चलिए इसी सब के साथ जय हिंद।